नमस्कार। अभी हम पाठ क्रमांक 5 रोजगार एवं सेवाएं का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने रोजगार क्या है, सेवाएं क्या है, सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है, विकास में सेवा कैसे अपना योगदान देती है और सेवा क्षेत्र का महत्व, ये सब जाना। अभी इस भाग में हम रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका के बारे में जानेंगे। अभी सृजन क्या होता है? सृजन मतलब उत्पन्न होने की प्रक्रिया। तो रोजगार उत्पन्न होने के रूप में सेवाओं की क्या भूमिका है, सेवाएं किस तरह से रोजगार प्रदान करती है, हम यह इस भाग में जानेंगे। अभी समय के साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की जरूरतें या फिर उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। तो इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें उद्योगों का विस्तार करना पड़ रहा है। तो उद्योगों का विस्तार हो रहा है। इन उद्योगों का विस्तार करने के लिए संरचनाओं का विकास करना पड़ रहा है। तो इस संरचनाओं का विकास कैसे होगा? मानव पूंजी से। मानव पूंजी हमने पिछले भाग में पढ़ा क्या है? मानव पूंजी मतलब मानव संसाधन। उसमें शिक्षा से हमें जो कुशल या फिर कौशल्य प्राप्त होता है, इसे हम मानव पूंजी कहते हैं। तो यह मानव पूंजी चाहे प्रशिक्षित हो या अर्ध प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित हो, इससे हमें रोजगार प्राप्त होता है। अगर किसी देश की मानव पूंजी सुदृढ़ है, समृद्ध है, तो उस देश का विकास होना तय है। लेकिन इस मानव पूंजी को सुदृढ़ कैसे बनाए, क्या किया जाए जो किसी देश की मानव पूंजी सुदृढ़ बने? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। अगर शिक्षा प्रदान की जाए, अगर लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे, उनमें कौशल्य की पूर्ति होगी और इससे नए नए आयाम खुलेंगे और इससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि किसी देश की सुदृढ़ मानव पूंजी से हम उस देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा रोजगार उत्पन्न करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ है काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह और नरेगा। आप सभी ने नरेगा का नाम तो जरूरी सुना होगा। नरेगा क्या करता है? इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, उन्हें 100 दिन का रोजगार उन्हें प्राप्त कराया जाता है। सरकार के द्वारा 100 दिन के लिए रोजगार उत्पन्न कराया जाता है और उसका उन्हें इनकम भी मिलता है। लेकिन जैसे इतने सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, फिर भी देखा गया है कि शहरी बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारों की संख्या मतलब वो कम हो रही है। लेकिन सरकार के अनुमान के अनुसार 38% शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण विश्व की बेरोजगारी कम करने में नरेगा का सबसे बड़ा हाथ है। इसमें 100 दिन का गारंटीड काम मिलता है और वेतन भी मिलता है। लेकिन जैसे अभी बताया कि शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, हमारे बिहार में बिचौलियों के कारण ग्रामीण बेरोजगार इस सेवा से अधिक लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। तो इसी कारण ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए और सरकार और कार्यक्रमों का विस्तार कर रही है और चयन कर रही है। भारत एक सेवा प्रदाता के रूप में भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान इस विश्व को मिला है।
जैसे हमने पहले ही कहा है, भारत भारत का मानव संसाधन विश्व का सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन है। तो भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान इस विश्व के व्यापार क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र मिला है। जैसे कि अगर हम यूके की स्वास्थ्य सेवाएं देखें या फिर संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक, हमारे देश से लोग पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई करके वे विकसित देशों की तरफ पलायन करते हैं। तो जैसे स्वास्थ्य सेवाएं की अभी हम बात कर रहे हैं, भारत के भारत के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इन विकसित देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं और शोध सेवाओं या फिर वैज्ञानिक सेवाओं का विस्तार हो रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले बढ़ती जनसंख्या अभिशाप थी। हमारे दो का हमें पालन करना पड़ रहा था। तो या फिर जनसंख्या बढ़ने के कारण आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो ये इसको पहले अभिशाप माना जाता था, लेकिन अभी इसी बढ़ती जनसंख्या को हमने मानव पूंजी कहा जा रहा है, क्योंकि इस जो कुशल व्यक्ति है वे देश के रोजगार प्राप्ति के लिए और सेवा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। उदारीकरण से सेवा क्षेत्र में गति आई है। सबसे पहले जानते हैं उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण ऐसे नियंत्रण में ढील देना या फिर उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। तो कोई भी चीज हो, अगर इस चीज से हमें आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है तो हम उसमें ढील दे देंगे और उससे फिर विकास कर सके, ऐसा ट्राई करेंगे। उदारीकरण से सेवा क्षेत्र में गति आई है। औद्योगिक विकसित देश जैसे वे क्या करते हैं, अपने उत्पाद का संपादन सस्ती श्रम शक्ति वाले देश में करते हैं। इसका उदाहरण हम चीन, कोरिया, भारत से ले सकते हैं। जैसे भारत में डाबर कंपनी है, वे क्या करते हैं, नेपाल में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोल के रखी है। तो वहां पे श्रम शक्ति कम है, मतलब उन्हें जो रोजगार दे रहे हैं, हम अपनी कंपनियों में जो उन्हें रोजगार दे रहे हैं वो उन्हें हमें कम देना पड़ रहा है। तो क्या है, सस्ती श्रम शक्ति वाले देश है वो। जैसे नेपाल में वो सस्ती श्रम शक्ति है वहां, तो हम वहां से अपना काम करवा रहे हैं। और चीन ने भी विश्व भर में कई जगह पे फैक्ट्रियां खोल के रखी है और इस तरह वे खुद का फायदा कराते हैं। और इसी तरह अनेक विकसनशील देश विकसित देशों की लाइन में खड़े आ चुके हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये एग्जाम में जरूर आता है, बाह्य स्रोती क्या है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संबंधित नियमित सेवाएं अपनी कंपनी की जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसे हम कहते हैं, अपनी सेवाएं अपनी कंपनी की जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था, किसी बाहर की संस्था या फिर किसी बाहर के देश की संस्था से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है। इसकी वजह से विश्व एक बाजार के रूप में उभर आया है। मतलब से अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भारत ने अपनी कंपनियां नेपाल में शुरू की है या और वहां से उत्पादन किया जा रहा है। तो एक देश की कोई कंपनी अनेक देशों में अपने फैक्ट्रीज खोल सकती है और वहां से वो उत्पादन कर सकती है और खुद का फायदा हासिल कर सकती है। इसकी वजह से और एक फायदा हुआ, क्या हुआ, वस्तुएं सर्वसुलभ हुई, मतलब सभी को ये चीजें मिल पा रही है। उनका उत्पादन क्षेत्र भी अलग अलग हुआ। विश्व के किसी भी देश में कोई किसी भी कंपनी की फैक्ट्रीज हो सकती है और सस्ते श्रम वाले जगहों में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला। तो सस्ते श्रम क्षेत्र कौन से होते हैं, जो विकसनशील देश होते हैं या फिर अर्ध विकसित देश होते हैं। तो वहां बस उन्हीं देशों की सस्ती श्रम शक्ति होती है।
तो इस तरह सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से वहाँ वहाँ के लोगों को भी रोजगार प्राप्त हुआ और उन्हें भी इस चीज का फायदा हो रहा है। इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि चिकित्सा और परामर्श, अकाउंटिंग, अभिलेखांकन इत्यादि सेवाएं भारत की छोटी कंपनियां विकसित देशों को मुहैया करा रही है। जैसे भारत विकसनशील देश है, तो यहाँ की छोटी छोटी कंपनियां, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की आउटसोर्सिंग या फिर बहिष्कृति की, तो यहाँ की छोटी छोटी कंपनियां जो बाहर के देश है, जैसे विकसित देश है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर इंग्लैंड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमें भी रोजगार मिल रहा है और उनकी भी सेवाओं की पूर्ति हो रही है। लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या फिर विकसित देश भारत से सेवाएं क्यों ले रही है, इसका कारण क्या है, ये भी विचार करने की बात है। तो पहला कारण तो यह है कि भारत में तुलनात्मक लागत कम है। जैसे अगर विकसित देश, अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो वहां पे श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है, जो कि अगर भारत में कहे तो जैसे जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से हमें रोजगार चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, रोजगार के लिए इन जगहों पे काम करते हैं और कम श्रम शक्ति में काम करते हैं। तो इसीलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत से सेवाएं ले रही है या फिर सेवाएं प्राप्त करा रही है। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन रूप के सामने रूप से उभर कर आया है। तो इसमें कुशल श्रम शक्ति भी है और निम्न मजदूरी की दर की वजह से भी यह विकसित देश भारत से सेवाएं प्राप्त करा रहे हैं। जैसे अभी ये हम एक छोटे से कार्टून से और समझ सकते हैं। इस कार्टून में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? पहले माँ आती थी, क्या बोलती थी, क्या कहती थी, अपना खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। क्या कहती थी? अपन चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। तब भारत और चीन इन्होंने उतनी तरक्की नहीं की थी। तब विकसित देशों का ये हाल था कि वो तब यहाँ पे भुखमरी और बेरोजगारी थी, चीन और भारत में भुखमरी और बेरोजगारी थी, इसीलिए विकसित देश ऐसे कहते थे। लेकिन अभी भारत और चीन ये दोनों राष्ट्र का मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ है। तो रोजगार, तो भारत के लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया, जो विकसित राष्ट्र थे, इन विकसित राष्ट्र में उसी राष्ट्र के लोगों को रोजगार के लिए प्रॉब्लम्स आने लगी। इसीलिए वहां के लोग अभी क्या कहते हैं, अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो इन्हें अभी रोजगार के लिए विकसित देशों को ये नौबत आ गई है। से अभी हम पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं। सुविधाएं ही हमारे सेवा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, ये हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास ये सारी सुविधाएं प्राप्त उपलब्ध हो तो हम उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन हो रहा है तो हमें रोजगार प्राप्ति हो रही है, और रोजगार है तो सेवाएं हो रही है। इसी तरह ये साइकिल चलती रहती। पिछले भाग में हमने ये पढ़ा था कि कुछ राष्ट्र गरीब है तो कुछ राष्ट्र अमीर है। इसका कारण भी हमने पढ़ा था कि क्या है, मेन कारण है सुविधाओं का न होना। भारत जैसे देश में इन प्राथमिक सुविधाओं के न होने के कारण यहाँ के जो मानव संसाधन है वो अमेरिका में पलायन कर रहे हैं। अमेरिका में शोध सुविधा होने के कारण सेवा में विस्तार आता है। तो जैसे
हमारे यहाँ पे लोग इंजीनियरिंग या फिर बीटेक कर रहे हैं, आईआईटीज जैसे बड़े-बड़े कॉलेजों से बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईआईएम से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। अ, और क्या? लेकिन ये मानव संसाधन हमारे काम आ रहा है क्या? नहीं, बहुत से जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के अमेरिका या फिर विकसित देशों की ओर पलायन कर रहे हैं रोज़गार के लिए, क्योंकि ये सुविधाएँ हमारे देश में नहीं है। फिर भी अगर समय के साथ देखा जाए तो बैंगलोर ऐसी सिटी है, जहाँ पे अभी आईटी सेक्टर का बहुत बोलबाला है। क्या आप सभी ने बीमारू के बारे में कभी पढ़ा है या फिर सुना है? बीमारू क्या है? बीमारू 4 स्टेट्स है। इनको बीमारू क्यों कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। बिजली, सिंचाई, यातायात इन जैसी सुविधाएँ इन राज्यों में उपलब्ध ना होने के कारण इन्हें बीमारू स्टेट्स नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी कुछ सालों से यहाँ पे सुविधाएँ प्राप्त होने लगी है और आजकल मतलब इन्हें बीमारू नाम से बंद कर दिया है। बुनियादी सुविधाएँ क्या होती है? आर्थिक आधारभूत संरचना कुछ सुविधाएँ आर्थिक आधारभूत संरचना प्राप्त कराती है, तो कुछ गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाएँ हमें ये सुविधाएँ प्राप्त कराती हैं। तो आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत कौन से सुविधाएँ आती है? वित्त, यातायात, ऊर्जा और संचार तथा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत शिक्षा, नागरिक सेवाएँ और स्वास्थ्य। हम इसे अ, और डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी सुविधाएँ उत्पादन में वृद्धि करती है और उत्पादन में वृद्धि करती है, तो इसी प्रकार वे विकास में भी वृद्धि करती है। वित्त बैंकिंग क्षेत्र या बीमा क्षेत्र में, यातायात रेलवे या फिर सड़क इसके क्षेत्र में, ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होती है, संचार जैसे मीडिया, डाक, टेलीफ़ोन, शिक्षा जैसे अनौपचारिक शिक्षा या फिर माध्यमिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त होती है। अ, स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे अस्पताल या फिर फिज़िकल हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र। 1991 के आर्थिक सुधारों की वजह से इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। इन सारी सुविधाओं में जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन एंड ग्लोबलाइज़ेशन। इसकी वजह से इन सुविधाओं में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम ये देख देख सकें तो उतना सुधार हम देख नहीं पाते हैं जितना कि शहरी क्षेत्र में हुआ है। बस यह भाग यही समाप्त होता है।